हेलो हेलो स्टूडेंट्स आज गुड मॉर्निंग। आज आपको यूनिट नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु पढ़ाया जा रहा है। और बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में भी इसका बहुत महत्व है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? हम जो दैनिक जीवन में इनका बहुत उपयोग करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक जो द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जीवधारियों की वृद्धि करते हैं और उनके बॉडी को मेंटेनेंस रखते हैं, उनका वो कहलाते हैं जैव अणु। जैव अणु में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड आदि। कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड सभी जैव अणु हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जैव अणु। तो तैयार हो जाइए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए जैव अणु। तो शुरू करते हैं जैव अणु। जैव अणु, जैव अणु। बच्चों जैव अणु क्या है? जैव अणु कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक। जैव अणु क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैव अणु कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लिख देता हूं कौन कौन से जैव अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ लें यूनिट नंबर 10। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटीन। तीसरा कौन सा होता है? वसा। फोर्थ होता है लिपिड। फिफ्थ होता है एंजाइम। सिक्स होता है विटामिन। सेवेंथ होता है हार्मोन्स। एट होता है न्यूक्लिक एसिड। इन्हें बोलते हैं जैव अणु। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड सब क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है। तो जैव अणु में सबसे पहले कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। हम पढ़ेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पौधों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें मेनली प्लांट से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आज हम पढ़ेंगे इन सबमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। डाल देते हैं हेडिंग यहां पर। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाल दिया हेडिंग हमने। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या बनती है? प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और कीटोन होते हैं। प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं सभी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये कैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है जिनमें बहुत सारे OH समूह हो, 5 OH समूह, उन्हें बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी।
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO ग्रुप भी होता है इनमें, कीटोन CO ग्रुप भी होता है, या वे यौगिक जिनसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं वे भी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, राइबोज हुआ, सेलुलोज हुआ, सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड भी कह सकते हैं, ये भी याद रखना, सैकेराइड। क्या नाम इसका है दूसरा, सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक नाम क्या है, सैकेराइड। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को कई वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक गुणों के आधार पर करते हैं वर्गीकरण। नंबर 1, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, केवल सुनना है आपको, सुनते ही आप समझ जाएंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें कैसे बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा तथा अशर्करा के दो वर्गों में बांटा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 शुगर और नंबर 2 नॉन शुगर। नंबर 1 शर्करा और नंबर 2 अशर्करा। नंबर 1 शुगर और नंबर 2 नॉन शुगर। तो इन्हें भौतिक गुणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है बच्चों, शर्करा और अशर्करा में। अब शुगर और नॉन शुगर में कैसे कैसे बांटा गया, क्या है नॉन शुगर शुगर। बच्चों शर्करा आप सब जानते हैं, शर्करा क्या होती है, स्वाद में मीठे होते हैं। शर्करा कैसी होती है, स्वाद में मीठे, जल में विलेय होते हैं और इनके क्रिस्टलीय होते हैं, रंगीन क्रिस्टलीय होते हैं। स्वाद में मीठे, जल में विलेय, क्रिस्टलीय होते हैं। जैसे शर्करा में बताइए कौन कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ग्लूकोज, और फ्रक्टोज, और सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज आदि। क्या है सब ये सब शुगर हैं, शर्कराएं हैं। अब आता है नॉन शुगर, अशर्कराएं। अब आता है बच्चों कौन सा, नॉन शुगर, शर्करा। नॉन शुगर कौन से होते हैं, नॉन शुगर अशर्कराएं कौन सी होती हैं, जो स्वाद में मीठे नहीं होते, अक्रिस्टलीय होते हैं, जल में बहुत कम विलेय होते हैं। जैसे स्टार्च, जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, ये सब नॉन शुगर है। जल में कैसे होते हैं, विलेय, स्वाद में मीठे नहीं होते और एक्स्टलीय होते हैं। क्या है ये, नॉन शुगर। शर्करा हो गई, अशर्करा हो गई। नंबर 2 बच्चों अब आता है इनका नंबर 2 पर जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। जल
अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों, जल अपघटन के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। एक मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कैसे? नंबर 1 पे मोनोसैकेराइड। नंबर 1 पाता बच्चों मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। बच्चों, मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड वे सैकेराइड होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, जिनका जल अपघटन नहीं होता। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि। ये मोनोसैकेराइड हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता, इन्हें बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। नंबर इसी में सेकंड आता है डाइसैकेराइड, या इसे कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड। हाँ, इसमें आपको एक चीज सिखा देता हूँ मैं अभी, मोनोसैकेराइड में ही राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जिनमें ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें CHO समूह होता है, जिनमें कौन सा ग्रुप होता? CHO, जैसे ग्लूकोज। तो ऐसे मोनोसैकेराइड कहते हैं जिनमें CHO समूह होता है, उन्हें बोलते हैं एल्डोस। कहते हैं एल्डोस। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक एल्डोस है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए इसे एल्डोस कहा गया। जिनमें CO ग्रुप होता है वो मोनोसैकेराइड जिनमें CO ग्रुप होता है, जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता? CO ग्रुप होता, तो फ्रक्टोज को बोलेंगे कीटोस, तो इसमें कीटो ग्रुप है। कीटोस। तो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं? जिनका जल अपघटन नहीं होता, वे कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि होते हैं। इनमें जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें एल्डोस कहते हैं, जैसे ग्लूकोज एक एल्डोस है। और जिनमें CO समूह होता है, कीटो समूह होता है, उसे कीटोस कहते हैं, जैसे कि CO एक कीटोस है। अब आता है नंबर 2 पर। सेकेंड नंबर पर आता है बच्चों ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कौन से होते हैं? ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट, वे सैकेराइड जो जल अपघटित हो जाते हैं, और जल अपघटित होकर क्या होकर? जल अपघटित, जो जल अपघटित होकर, जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 तक, मोनोसैकेराइड के 2 से 10 तक अणु देते हैं, वो कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड जो 2 अणु देते हैं, देखो इनमें वे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड के 2 अणु देंगे, उन्हें बोलेंगे, उस ओलिगोसैकेराइड का नाम होगा डाइसैकेराइड। क्या होगा उसका नाम?
डाइसैकेराइड होगा। तो ओलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड के अणुओं की संख्या आधार पर बांट सकते हैं। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? जो मोनो जो ओलिगोसैकेराइड जो ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं, वो होते हैं डाइसैकेराइड। जैसे एग्जांपल देखो इसका, आपने लिया सुक्रोज C12H22O11, इसका हो गया जल अपघटन एसिडिक मीडियम में। इसने क्या दिया? C6H12O6, क्या दिया इसने? C6H12O6। दूसरा मॉलिक्यूल इसका दे दिया C6H12O6, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज है, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। तो इसने जल अपघटित होकर, सुक्रोज ने, तो जब सुक्रोज का जल अपघटन हुआ तो सुक्रोज ने जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के दो मॉलिक्यूल दिए। तो सुक्रोज को क्या बोलेंगे हम? तो इस प्रकार सुक्रोज क्या कहलाएगा? सुक्रोज कहलाएगा एक डाइसैकेराइड। और ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के तीन अणु देते हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइसैकेराइड। और जो तीन से ज्यादा चार देंगे उन्हें क्या बोलेंगे? टेट्रासैकेराइड। तो ये क्या कहलाएगा? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड। इसी प्रकार आपने लिया C12H22O11, माल्टोस ले लिया आप लोगों ने, सपोज करो माल्टोस, और माल्टोस का कर दिया हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। तो ये केवल दो मॉलिक्यूल देगा और दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ही देगा। ये बात आपको याद रखनी है। दो मॉलिक्यूल देगा, दोनों किसके देगा? ग्लूकोज के। C6, दो मॉलिक्यूल दोनों ग्लूकोज के, तो माल्टोस ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। तो इस प्रकार से ये क्या है? डाइसैकेराइड है। इसी प्रकार जो तीन मॉलिक्यूल देगा मोनोसैकेराइड के वो ट्राइसैकेराइड, चार वाला टेट्रा, पांच वाला पेंटा। तो इस प्रकार ये 2 से लेके 10 तक मॉलिक्यूल दे सकते हैं मोनोसैकेराइड के, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और इन ओलिगोसैकेराइड में दो वाला डाई, तीन का ट्राई, चार टेट्रा, पांच पेंटा कहलाता है। अब नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। नंबर तीन जो लिया हमने वो लिया पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं बच्चों? पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब बहुत सारे, वे कार्बोहाइड्रेट, सुन रहे हो ध्यान से, यहीं रहना, कहीं जाना मत उठकर, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन के बाद तुरंत ही आपको ग्लूकोज पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मेथड्स, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज सब पढ़ाए जाएंगे आपको, इसलिए बहुत ध्यान से यहीं बैठे रहना है और टॉपिक को ध्यान से समझते रहना है। प्यारे बच्चों, अब आपको पढ़ाया जा रहा है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं? स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। इसके अलावा और कौन से होंगे स्टार्च के अलावा? बताओ। सेलुलोस, गोंद, सेलुलोस, गोंद आदि सब क्या है? ये सब पॉलीसैकेराइड हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, याद रखना बच्चों, C6H10O5 का होल N। स्टार्च का भी, सेलुलोज का भी, गोंद का भी, इसके अलावा और जो भी पॉलीसैकेराइड है सभी का सामान्य सूत्र यही होता है, C6H10O5 का होल N। और ये पॉलीसैकेराइड के बहुत सारे अणु देते हैं जल अपघटित होकर। कैसे देते हैं? देखो, आपने लिया C6H10O5 इस पूरे का होल N, ये ले लिया आप लोगों ने। ये क्या है? इसे आप स्टार्च भी कह सकते हो और इसे आप सेलुलोस भी कह सकते हो। ये कह दिया सेलुलोस कह दो। इसका कर दो जल अपघटन एसिडिक मीडियम में, तो इससे बन जाएगा N मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, C6H12O6 के केवल ग्लूकोज के बनेंगे N मॉलिक्यूल। इस प्रकार से क्या हुआ? एक पॉलीसैकेराइड हुआ। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट में अपचायक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। क्या करते हैं? अपचायक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अपचायक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। तो अपचायक गुणों के आधार पर कैसे इन्हें वर्गीकृत किया गया है? बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को अपचयी कार्बोहाइड्रेट व अनअपचयी कार्बोहाइड्रेट, मतलब अपचायक गुणों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है बच्चों, ये समझो आप। नंबर एक अपचायी, नंबर एक अपचायी कार्बोहाइड्रेट, नंबर एक अपचायी कार्बोहाइड्रेट। नंबर दो अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट, अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट। नंबर एक अपचायी और नंबर दो अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट, दो वर्गों में बांटा गया है। अब अपचायी कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं और अनअपचायी कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं बच्चों? अपचायी कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो टोलिन अभिकर्मक और फेरिक विलयन को अपचयित कर देते हैं। जो टोलिन अभिकर्मक आप जानते ही हैं और फेलिंग विलयन आप जानते ही हैं,
इन दोनों को जो अपचयित कर देगा, Ag2O को भी और CuO को भी, वो तो होगा अपचय कार्बोहाइड्रेट। और जो इन दोनों को अपचयित नहीं कर पाने का, Ag2O को CuO को अपचयित नहीं करते, CO2 को और Ag2O क्या नहीं करते, अपचयित नहीं करते। को अपचयित नहीं करते, वो होते हैं, क्या होते हैं वे, अनअपचायी शर्करा, जैसे सुक्रोज। कौन, सुक्रोज। जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, क्या है सब ये, अनअपचायी शर्करा। और जो इन्हें कर देंगे अपचयित वो है अपचायी शर्करा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सब क्या है, अपचायी शर्करा है। तो बच्चों इस प्रकार आपने आज अब इस समय तक कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले हमने भौतिक अवस्था के आधार पर बांट दिया था, शर्करा और अशर्करा में। शर्करा स्वाद में मीठे, जल में विलेय और क्रिस्टलीय होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। अशर्करा स्वाद में मीठे नहीं होते, जल में बहुत कम विलेय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज। फिर हमने जल अपघटन के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया। जल अपघटन के बेस पर इन्हें हमने जो बांटा, उसमें आपको बताया गया मोनोसैकेराइड जो जल अपघटित नहीं होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड जो जल अपघटित हो जाते हैं, और मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक उन्हें देते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। 2 वाले को डाइसैकेराइड कहते हैं, तो क्रोज एक डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक संख्या में उन्हें देते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च एक मोनोसैकेराइड है। फिर अपचायक गुणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, एक अपचायी, एक अनअपचायी। अपचायी वो होते हैं जो Ag2O, टोरिन अभिकर्मक और फिलिंग विलियन, CuO को अपचयित कर देते हैं, और अनअपचायी वो होते हैं जो इन दोनों को अपचयित नहीं कर पाते हैं, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज अनअपचायी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज अपचायी है। अब इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा मोनोसैकेराइड के बारे में। तो अब डालते हैं बेटे हेडिंग हम, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का सामान्य सूत्र क्या, सूत्र क्या होता है सबका, C6H12O6। ये सब मोनोसैकेराइड होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे राइबोज हो, सब क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। बोलते हैं सबको मोनोसैकेराइड, क्या बोलते हैं सबको, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब इस मोनोसैकेराइड के बारे में बताया जाएगा आपको। सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज तो दूसरा नाम क्या, डेक्सट्रोज, या आप इसे अंगूर की शक्कर भी कह सकते हैं, अंगूर की शक्कर। सूत्र इसका होता है C6H12O6, ग्रेप शुगर। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में मिलता है, याद रखना। ग्लूकोज जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी मिलता है। मुक्त अवस्था में मिलता ही है, और साथ में संयुक्त अवस्था मिलता है। यह मीठे फलों में, शहद में मिलता है। पके हुए फलों में, अंगूरों में, पके हुए अंगूर जो होते हैं उनमें 20% तक सुक्रोज ग्लूकोज होता है, इसलिए इसे अंगूर की शक्कर कहते हैं। जितने पके अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं,
वो पक जाते हैं तो उनमें 20% ग्लूकोज होता है, इसलिए इसे अंगूर की शक्कर भी कहते हैं बच्चों। अब आता है बच्चों यहाँ पर ग्लूकोज। एक क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च और सेलुलोज के जल अपघटन से ग्लूकोज उत्पन्न होता है। स्टार्च और सेलुलोज ग्लूकोज की इकाइयों से बनते हैं। तो स्टार्च और सेलुलोज भी ग्लूकोज की इकाई से बनते हैं। तो स्टार्च और सेलुलोज की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। तो अब हम ग्लूकोज का निर्माण कैसे करेंगे, ग्लूकोज बनाने की विधियां। ग्लूकोज बनाने की विधियां। ग्लूकोज बनाने की विधियां क्या है, किस मेथड से ग्लूकोज बनाए जा सकते हैं? नंबर 1 पहली विधि सुक्रोज से। सुक्रोज से ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यदि आप सुक्रोज का C6, तो यहाँ पर आपको करना है C12H22O11 का जल अपघटन, वो भी अम्लीय माध्यम बनाकर, तो इससे C6H12O6 बनेगा, एक तो ग्लूकोज बनेगा और साथ में बनेगा फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज दे गया था सुक्रोज। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है, आपने सुक्रोज लिया और उसका अम्लीय माध्यम बनाया और जल अपघटन कर दिया, तो उससे बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। परंतु जल अपघटन एल्कोहलीय विलयन में कराना आपको, ये इसमें कराना एल्कोहलीय विलयन में कराना है। क्योंकि तो एल्कोहलीय विलयन में जब इसे रख के उबालेंगे तो उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बराबर मात्रा में प्राप्त होंगे, परंतु ग्लूकोज एल्कोहल में बहुत कम घुलता है और ठंडा करने पर वो उससे अलग हो जाता है। जब आप इसे एल्कोहल के विलयन में रखकर ग्लूकोज को सुक्रोज को उबालेंगे तो सुक्रोज का जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन हो जाएगा तो उससे ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। जब ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाएंगे तो ग्लूकोज बहुत कम विलय होता है एल्कोहल में, फ्रक्टोज ज्यादा विलय होता है। तो उसके बाद जब ठंडा कर लेंगे तो ग्लूकोज क्रिस्टल बनकर अलग हट जाएंगे उससे। तो इस प्रकार हमें सुक्रोज ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा। मेथड नंबर 2 बच्चों, सेकंड मेथड है स्टार्च से। स्टार्च से स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनता है, इसका क्या तरीका है? स्टार्च से बच्चों, स्टार्च का भी आपको तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करना है। स्टार्च का सूत्र क्या था? C6H12 गलत, C6H10O5 इस पूरे का होल n, ये था स्टार्च का कर दिया हमने हाइड्रोलाइसिस, वो भी एसिडिक मीडियम बनाकर। इससे क्या बन गया? C6H12O6, क्या बोलेंगे, क्या ग्लूकोज। ये बन गया ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल बन गए, एक पॉलीसेकेराइड है, ये एक मोनोसेकेराइड है। तो स्टार्च का जब एसिडिक मीडियम में जल अपघटन किया गया तो उससे क्या बना? ग्लूकोज बना। तो हमने स्टार्च से बनाया ग्लूकोज, सुक्रोज से बनाया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बनाने की विधियां थी जो आप लोगों ने करी है। अब आता है इसके भौतिक गुण क्या है बच्चों। ग्लूकोज सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, स्वाद में मीठा होता है, जल में विलय होता है, तो जानते ही हैं, और अल्कोहल में बहुत कम विलय होता है और ऑप्टिकली एक्टिव है, सक्रिय है, प्रकाश सक्रिय हुई है। बताना जरा मुझे 5। जल में विलय, क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठा, प्रकाश सक्रिय होता है, अल्कोहल में बहुत कम विलय होता है। बहुत बढ़िया। अब इसके चलेंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ग्लूकोज के रासायनिक गुण।
ग्लूकोज के रासायनिक गुण। चलो बच्चों, तो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम किया हो, ग्लूकोज को लिखो। लिखेंगे कैसे? जैसे ग्लूकोज को इसे लिखेंगे CHOH का होल 4 CH2OH। हम इसे ऐसे लिखेंगे पहले। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखने का तरीका जिससे हम केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे। और इस केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हमें केमिकल प्रॉपर्टी करनी है इसकी, हमें करनी है OH समूह की क्रियाएं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहले क्या कर रहे हैं? OH समूह की क्रियाएं, या पहले कर लेते हैं। चलो, OH समूह से होने वाली नंबर 1 कर लेते हैं हम PCl5 से। बच्चों, नंबर 1 करते हैं हम इसमें PCl5 से क्रिया। तो OH समूह की होने वाली क्रियाओं में पहली क्रिया किससे हो रही है? PCl5 से। तो जब आप PCl5 से क्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। केवल याद रखना हेडिंग क्या है? OH समूह की क्रियाएं। तो आपको केवल OH समूह से क्रिया करनी है और PCl5 से क्रिया हो रही है। ये 4 OH ये रहे, 1 5 OH, तो 5 की जगह हम 5 लेंगे PCl5। CHO जैसे था वैसा ही, CHOH के स्थान पर Cl जैसे हमने पहले भी किया था, और CH2OH के स्थान पर Cl प्लस इसमें क्या बनता है आपको बताइए? POCl3 और HCl। इसमें बनते हैं POCl3 HCl, 5 POCl3 बन जाएंगे और 5 HCl बन जाएंगे। तो इससे एक चीज और प्रूफ होती है, ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि भी होती है इससे। यहाँ ग्लूकोज में 5 OH समूह है। बच्चों, दूसरे रिएक्शन करते हैं हम एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, CH3CO Cl से क्रिया। हम ग्लूकोज लिखेंगे OH का होल 4 एसिटिल क्लोराइड, 5 मोलिक्यूल लेंगे। केवल OH में से H हटेगा और H के स्थान पर CH3CO आएगा, एसिटिल समूह। तो बताओ क्या बनेगा? बोलो, क्या लिखूं ऊपर? CHO, नीचे क्या लिखूं? CHO, और O के स्थान पर COCH3 का होल 5। तो क्या लिखूं? CH2O, और H के स्थान पर COCH3। इससे सिद्ध होता है ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि के लिए बड़ा इंपोर्टेंट समीकरण है। इसके अलावा हम एक इक्वेशन और लिखते हैं और उससे भी सिद्ध होगा ग्लूकोज में 5 OH समूह है। वह इक्वेशन कौन सी है? एसिटिक एनहाइड्राइड से कहते हैं, एसिटिक एन हाइड्राइड से ये भी ग्लूकोज में OH समूह की पुष्टि करेगी। तो CHO, इसके बाद CHOH का होल 4, फिर CH2OH, CH3CO, और इसमें लिख दिया हमने यहाँ पर O।
अब इसमें 5 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें इसके। OH के स्थान पर एसिटिल ग्रुप, जहां जहां OH में H के स्थान पर, OH में से केवल H के स्थान पर, CHO, OH में से H के स्थान पर, CHO, कहाँ लिखूं बताइए, COCH3, H के स्थान पर COCH3 का होल 4, फिर CH2O COCH3 प्लस 5 CH3COOH। तो एसिटिल, इसका नाम क्या जो बना है कंपाउंड, जो 5 OH समूह की पुष्टि कर रहा है बच्चों, इसके आपको नाम पता होगा। ये कंपाउंड बना क्या, ये कंपाउंड बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना। तो इस प्रकार से ग्लूकोज में 5 OH समूह की पुष्टि के लिए आपको ये तीनों समीकरण में से कोई सी भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। और अब आता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की समीकरण कौन सी होती है। तो बच्चों यहाँ पर आज आपको इस लेक्चर में ग्लूकोज का बनाने की विधि, पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैव अणु क्या होते हैं, जैव अणु का वर्गीकरण बताया गया, और जैव अणु के वर्गीकरण के बाद आपको बताया गया कि ये जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट कितने वर्गों में बांटा गया है। सब समझाने के बाद आपको फिर ग्लूकोज के विषय में पढ़ाया गया। ग्लूकोज में आपको पढ़ाया गया ग्लूकोज बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, और ग्लूकोज के OH समूह से होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं, और कैसे आप सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 OH समूह है। तो उसके लिए आप लोगों ने 3 रिएक्शन करी हैं कि ये 3 रिएक्शन जो है सिद्ध करती हैं ग्लूकोज में 5 OH समूह है। इसके बाद जो अगली रिएक्शन है, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बताई जाएंगी। वो है CHO समूह से होने वाली क्रियाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे और अगला लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप अगले लेक्चर को देखेंगे तो अगले लेक्चर में सारी रिएक्शन OH समूह के अलावा जो CHO समूह है उससे होंगी, और आपको काफ़ी इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी और एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे आपके। और अब मैं OH समूह की रिएक्शन के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, सॉरी CHO समूह की रिएक्शन के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको CHO समूह से कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो होती हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।